दोस्तों आज चार खबरें हैं, चार अलग अलग देश और चार अलग अलग समस्याएं। लेकिन एक ही सवाल, दुनिया के किसान की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती चली जा रही है। भूटान के किसान के खेत में पानी नहीं है, नेपाल के किसान ने फसल अच्छी उगाई है लेकिन दाम नहीं मिल रहे, साउथ अफ्रीका के किसान के ट्रैक्टर में डीजल नहीं है और भारत में एक अच्छी खबर है कि सरसों की फसल रिकॉर्ड स्तर पर है। एक देश उगा रहा है, बाकी तीन किसी न किसी संकट में हैं। और जब इतने सारे देशों के किसान एक साथ तकलीफ में हो तो दुनिया की थाली का हिसाब बिगड़ता है। और आज की बिग पिक्चर इन्हीं चार कहानियों पर। तो पहले भूटान की बात करते हैं, जिसके पास जमीन है, पानी नहीं। जी हाँ, भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश। 70% से ज़्यादा जमीन जंगल से ढकी है और फिर भी चावल के मामले में यह देश डूब रहा है। 2018 में भूटान की राइस सेल्फ सफिशिएंसी 47% थी, जबकि 2022-23 में यह गिरकर सिर्फ 25.5% रह गए, यानी एक दशक में आधी। राइस भूटानियों की थाली की 53% डाइटरी एनर्जी है, लेकिन देश अपनी जरूरत का सिर्फ 45% चावल उगाता है, बाकी ज्यादातर वह इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो ये क्यों गिर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी? तो पुनाखा जैसे प्रमुख राइस बेल्ट में एनालिसिस से पता चला है कि 93% किसानों ने कहा कि पानी के स्रोत सूख रहे हैं। आधे से ज़्यादा किसानों ने कहा कि फार्म प्रोडक्टिविटी गिरी है और 98.2% ने माना कि बढ़ती गर्मी उनके भविष्य के लिए सीरियस खतरा है। डेटा और भी चिंताजनक है। यील्ड पर एकड़ 2022 में 2.28 मीट्रिक टन थी, जो 2025 में घटकर 2.07 मीट्रिक टन रह गई, यानी जमीन बढ़ाई लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन घटा। 2021 में 23,620 इंटीग्रेटेड पैडी फार्मर्स थे, जबकि 2024 में सिर्फ 20,920। 3 साल में करीब 3,000 किसान खेती छोड़ गए, युवा शहर जा रहे हैं। सरपांग जिले में औसत किसान की उम्र 52 साल है। हाथी और जंगली सुअर फसलें बर्बाद कर रहे हैं। राइस ब्लास्ट जैसी बीमारियां 15 से 25% तक का नुकसान करती हैं। यानी भूटान के किसान पर एक साथ चार मार है: क्लाइमेट, पानी की कमी, यूथ का पलायन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। चारों तरफ से उसको मार पड़ रही है और इसका सीधा असर भारत पर भी है। इंडिया ने भूटान के लिए राइस एक्सपोर्ट की लिमिट 79,000 टन पर ईयर तय की है, यानी जैसे जैसे भूटान की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, भारत पर सप्लाई का दबाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं नेपाल की। फसल अच्छी है, दाम बुरे हैं। जी हाँ, नेपाल से इस बार एक उम्मीद की खबर आई कि इस साल चैत्र यानी बोरो पैडी के ट्रांसप्लांटिंग सीजन में प्री मॉनसून बारिश अच्छी हुई, बीज नहीं सूखे, फसल की शुरुआत बेहतर रही, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। नेपाल में राइस की उत्पादकता सिर्फ 3.8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, जबकि दूसरे देशों में यह 6 मीट्रिक टन है। सिर्फ 35% कृषि जमीन इरिगेटेड है, किसानों को सही सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी तकलीफ है दाम। नेपाल में राइस इंपोर्ट पिछले साल 40% गिरा, 35 बिलियन रुपयों से 21 बिलियन रुपयों पर। लेकिन यह घटाव उत्पादन बढ़ने की वजह से नहीं था, बल्कि बॉर्डर पर स्मगलिंग बढ़ी, कस्टम्स इवेजन बढ़ा और ऑफिशियली इंपोर्ट कम दिखाई दिया। नतीजा इसका क्या हुआ? डोमेस्टिक मार्केट में राइस की सप्लाई बढ़ी, दाम गिरे और किसान जिसने अच्छी फसल उगाई वो लागत भी नहीं निकाल पाया। यह वही पैराडॉक्स है जो हमने इसी हफ्ते इंडिया में दाल किसानों के साथ देखा था। जितना ज़्यादा उगाओ उतना कम मिलता है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जिसके खेत में डीजल नहीं है। अब एक अलग किस्म का संकट है दोस्तों ये, क्योंकि साउथ अफ्रीका से एग्री एसए और एग्री बीज ने 24 और 27 मार्च 2026 को एक सर्वे किया 1000 से ज़्यादा फार्मर्स और 100 फ्यूल रिटेल साइट्स पर। नतीजा चौंकाने वाला था। मल्टीपल रीजन में फ्यूल सप्लाई कंस्ट्रेंड है, रिटेलर्स ने राशनिंग शुरू कर दी है। नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न केप और केजेडएन के छोटे शहरों में फ्यूल स्टेशंस ने पर कस्टमर लिमिट लगाई 50 से 500 लीटर्स। फ्यूल एग्रीकल्चर का 12 से 18% इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर का 35% है और साउथ अफ्रीका में 80% ग्रेन सड़क से ट्रांसपोर्ट होता है। यानी डीजल नहीं तो बुआई नहीं, कटाई नहीं, ढुलाई नहीं। 1 अप्रैल से पेट्रोल 5 रैंड पर लीटर और डीजल 10 रैंड पर लीटर महंगा होने की आशंका है। हिस्टोरिकल हाई, डीजल पहली बार 10 रैंड पर लीटर के पार। एग्री एसए के चीफ इकोनॉमिस्ट
वेंडिले शिलोबो ने कहा कि मिडिल ईस्ट वॉर ने ऑयल प्राइस 44% से अधिक बढ़ाया है। फर्टिलाइजर कॉस्ट ग्रेन फार्मर्स की 35% प्रोडक्शन कॉस्ट है। यह सब सिग्नल करते हैं कि आगे और प्रेशर है। साउथ अफ्रीका के मिनरल मिनिस्टर मंताशे ने कहा कि हमारा क्रूड ऑयल अफ्रीका से आता है, मिडिल ईस्ट से नहीं, लेकिन जमीन पर डीजल की कतारें लंबी हैं। पैनिक बाइंग हो रही है और फार्मर्स को अपनी सिट्रस हार्वेस्ट जो अप्रैल से शुरू होती है उठाने के लिए डीजल चाहिए। यानी सरकार कह रही है कि सप्लाई स्टेबल है और किसान कह रहे हैं कि डीजल नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें एक साथ सच नहीं हो सकती। और अब एक राहत की बात जो भारत से आ रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज घोषणा की कि 2025-26 रबी सीजन में मस्टर्ड का उत्पादन 119.4 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल 115.2 लाख टन था, यानी कि 3.6% की बढ़ोतरी। राजस्थान 53.9 लाख टन के साथ शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश 18.1 लाख टन पर नोटेबल राइज के साथ बना हुआ है। हरियाणा में स्टेडी ग्रोथ है। वेस्ट बंगाल और गुजरात में भी बेहतर प्रोडक्शन रहा है। और यह सिर्फ मस्टर्ड की बात नहीं है, सरसों की बात नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के मुताबिक कुल रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1745.13 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। 3.2% की यह बढ़ोतरी है। गेहूं 1202 लाख टन ऑल टाइम हाई और चना 117.92 लाख टन, चावल 167.2 लाख टन। यानी भारत की रबी फसल इस साल रिकॉर्ड टेरिटरी में है। हायर एक्रिएज 93.91 लाख हेक्टेयर्स, मार्जिनल यील्ड गेन्स 1271 किलो पर हेक्टेयर। राजस्थान और यूपी दोनों ने अच्छा किया है। असम में अनसीजनल रेनफॉल से थोड़ा नुकसान अवश्य हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो इसका असर लिमिटेड रहा है। यह खबर भारत के लिए 3 मायनों में अहम है। पहला, मस्टर्ड ऑयल की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कंज्यूम होता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, तेल का दाम स्टेबल रहेगा। दूसरा, हॉर्मुज बंद है तो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हैं, तो ऐसे वक्त में घरेलू मस्टर्ड प्रोडक्शन बढ़ना एक नेचुरल बफर है। और तीसरा, जब पड़ोसी देश नेपाल और भूटान अपनी फूड सिक्योरिटी खो रहे हैं, जब साउथ अफ्रीका के किसान डीजल के लिए तरस रहे हैं, तब भारत की रिकॉर्ड रबी फसल एक स्टेबल रीजनल सप्लायर की तरह खड़ी है। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों, आज की 4 कहानियां मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। भूटान में क्लाइमेट ने पानी छीन लिया। 93% किसान कहते हैं कि पानी के स्रोत जो हैं वो सूख रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंसी 47% से घटकर 25% पर आ गई। एक कार्बन निगेटिव देश जिसने दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। नेपाल में फसल अच्छी हुई, लेकिन सिस्टम इतना कमजोर है कि किसान को सही दाम नहीं मिल रहे। 3.8 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर यील्ड है, सिर्फ 35% इरिगेटेड जमीन है और बरसों की नेग्लिजेंसी का यह नतीजा है। हॉर्मुज का असर अफ्रीका तक पहुंच चुका है। ऑयल प्राइस 44% उछल चुके हैं। डीजल 10 रैंड पर लीटर के पार जाने वाला है। फार्मर्स राशनिंग झेल रहे हैं और एक देश जो मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं खरीदता वो भी उस वॉर की कीमत चुका रहा है। और भारत 119.4 लाख टन मस्टर्ड, रिकॉर्ड रबी प्रोडक्शन, एक ऐसे वक्त में जब पड़ोस में संकट है, भारत की खेती खड़ी है। लेकिन यह खड़े रहना तभी काम का है जब सिस्टम उसे सही तरीके से उठाए। मस्टर्ड एमएसपी पर ठीक से खरीद हो, किसान को सही दाम मिले, सरप्लस को एक्सपोर्ट में बदला जाए। भूटान, नेपाल और साउथ अफ्रीका तीनों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। भूटान को क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग चाहिए, नेपाल को बेटर प्राइसिंग सिस्टम चाहिए और साउथ अफ्रीका को फ्यूल सप्लाई चेन चाहिए। लेकिन तीनों को एक चीज़ कॉमन चाहिए, एक रिलायबल फूड पार्टनर, एक देश जिस पर भरोसा किया जाए, और वो देश भारत हो सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ रिकॉर्ड प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसके साथ हमको चाहिए रोबस्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, स्टेबल प्राइसिंग और एक ऐसा सिस्टम जो किसान से कंज्यूमर तक बिना टूटे पहुँचे। दुनिया की थाली पर 4 तरफ से दबाव है और भारत के पास उसका जवाब है, बस देना होगा। यही है आज की बिग पिक्चर।